हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 2 में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़, देखिए बच्चों, कभी कभी फिजिकल क्वांटिटीज़ इतनी बड़ी संख्या में होती है और कभी कभी फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा छोटी संख्या में होती है, तो उनके मेजरमेंट में, उनके मापन में दिक्कतें आती है। इसलिए पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि यूनिट के साथ, बेस यूनिट के साथ में ये पूर्व लग्न जब लग जाते हैं तब फिजिकल क्वांटिटी का अच्छे से हम अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, प्रीफिक्सेस यूज इन एसआई सिस्टम। प्रीफिक्सेस यानी पूर्व लग्न जो कि एसआई सिस्टम में यूज होते हैं। एसआई सिस्टम मैंने आपको बताया है, पिछली पार्ट में हम कर चुके हैं। एसआई सिस्टम, सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, इसमें देखिए आप गुणक, पूर्व लग्न और संकेत। ये है गुणक, मल्टीपल, पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्सेस, एंड दीज आर सिंबल्स, संकेत। कि ये जो प्रीफिक्स है ये जब किसी यूनिट के साथ लग जाते हैं तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी का सही से अनुमान लगाया जा सकता है। ये देखिए बच्चों, अगर 10 टू द पावर -1 अगर गुणक है तो उसका पूर्व लग्न कहलाता है डेसी, DECI, डेसी, जिसका संकेत है स्मॉल डी। स्मॉल डी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश में जब स्मॉल डी और कैपिटल वर्ड्स आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर इंग्लिश में नहीं तो हमारे इन संकेतों में तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ सिंबल्स यहाँ पे स्मॉल में है और यहाँ पर कैपिटल में है, तो हमें डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, 10 टू द पावर -2 को बोला जाता है सेंटी, जिसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -3 को मिली, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -6 को माइक्रो, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -9 को नैनो, जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -12 को पिको, जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -15 को फेम्टो, जिसका कि प्रीफिक्स है फेम्टो और इसका सिंबल है स्मॉल f। 10 टू द पावर -18 को एटो, जिसे कि स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -21 को जेप्टो, जिसे कि स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 टू द पावर -24 को योटो, जिसे कि स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, 10 टू द पावर -24 योटो है, जिसे स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 20 टू द पावर प्लस में है ये 24, ये 10 टू द पावर -24, ये 10 टू द पावर +24 है। ये जब +24 होगा तो योटा हो जाएगा और इसका जो सिंबल होगा ये कैपिटल Y होगा। इसलिए बच्चों, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। हमें अनुमान लगाकर इनको याद रखना पड़ेगा। आप सारे नहीं तो स्टार्टिंग के 4 से 5 आपको ये पूर्व लग्न याद रखने मैंडेटरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगर गुणक पॉजिटिव में है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 ही है। अगर 10 है तो ये है डेका, जिसके संकेत है DA, स्मॉल d a इसका संकेत है। 10 टू द पावर 2 यानी हेप्टो, जिसका कि संकेत है H, स्मॉल h। 10 टू द पावर 3 किलो, जिसे कि स्मॉल k से रिप्रेजेंट किया गया है। 10 टू द पावर 6 मेगा, जिसे कि कैपिटल M, यहाँ से कैपिटल स्टार्ट हो रहे हैं। 10 टू द पावर 6 मेगा। अगर 10 टू द पावर -6 है तो माइक्रो, म्यू। अगर 10 टू द पावर प्लस में 6 है तो मेगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका पूर्व लग्न मेगा आता है। 10 टू द पावर 9 है तो गीगा, कैपिटल G। 10 टू द पावर 12 टेरा, कैपिटल T। 10 टू द पावर 15 पेटा, कैपिटल P। 10 टू द पावर 18 एक्सा, कैपिटल E। 10 टू द पावर 21 जेटा, कैपिटल Z। एंड 10 टू द पावर 24 योटा, कैपिटल Y से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप स्टार्टिंग के 4 से 5 आपको याद होने जरूरी है, तो कोशिश करें बच्चों, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है ये। इन प्रीफिक्सेस को याद करना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। इसके बाद का हमारा टॉपिक है सम फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में करीबन 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है। आज हम 2 को कवर करते हैं इस पार्ट में, जो कि है द्रव्यमान और भार और आयतन। ठीक है बच्चों, एक बात होती है द्रव्यमान और भार, यानी मासेस एंड वेट। जब बात करते हैं द्रव्यमान, मास, एक आता है वेट। हम कहते हैं कि क्या द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है?
सोचें बच्चों कि क्या द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है? नहीं है। सभी को कंफ्यूजन होता है कि द्रव्यमान और भार तो एक ही चीज़ हुई, एक ही बात नहीं होती। देखिए, द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान जैसे कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा है। किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है। केवल मात्रा जो कि कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू है द्रव्यमान। जबकि भार क्या है? भार को w, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। भार क्या है? वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि अर्थ द्वारा खींचा जाता है। जब अर्थ किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। कि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी तो उस वस्तु में केवल द्रव्यमान है, जबकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस द्रव्यमान के साथ लग रहा है तो वो उसका भार हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी द्रव्यमान पर लगेगा तो वो द्रव्यमान से उसकी जो वैल्यू होगी वो अधिक होगी। तो W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व। तो भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व की बात करें, गुरुत्व का मान क्या सभी जगह एक जैसा होता है? गुरुत्व का मान सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता। अर्थ के लिए गुरुत्व का मान अलग है, मून पर जाएंगे तो उसके लिए गुरुत्व का मान अलग है। कोई वस्तु का भार अगर 50 kg यहाँ पर है, इस अर्थ पर अगर देखा जाए तो अगर सपोज किया जाए मेरा वेट अगर अर्थ पे 80 kg है, 80 किलो है, तो अगर मैं मून पे जाती हूँ तो क्या मेरा वेट उतना ही रहेगा? उतना नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन काफ़ी कम है। तो इस तरीके से भार जो है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखें कि भार जो है कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यहाँ देखा जाता है कि बहुत बार हम सोचते हैं इस अर्थ के लिए कांस्टेंट है गुरुत्व का मान, लेकिन जो गुरुत्व का मान जो होता है वो भी वेरीज करता है। जैसे कि हम बात करें अर्थ की, हम देखते हैं कि अर्थ एक गोला है, पर बिल्कुल ये राउंड सा गोला नहीं है। किसी भी जैसे कोई बड़ा सा बलून है या बड़ी सी कोई बॉल है, गोल बॉल है, उसे हमने ऊपर और नीचे दोनों से पिचकाया है। अगर हमने ऊपर और नीचे से दोनों से प्रेस किया है तो उसका जो शेप हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस तरीके का शेप हो जाता है अर्थ का। तब हम बात करते हैं कि अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसका भार अधिक होता है कंपैरिजन की वो जब इक्वेटर पे जाता है। इक्वेटर पे जब, क्योंकि वहाँ की जो त्रिज्या होती है वो कम होती है कंपेरेटिव टू इक्वेटर के, और जो त्रिज्या है आर जो है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो इरप्रपोर्शनल होती है, इरप्रपोर्शनल टू ग्रेविटी। जी जो है, ग्रेविटी जो है वो त्रिज्या के, अगर त्रिज्या बढ़ेगी, अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है तो ग्रेविटी का मान कम होता है, अगर त्रिज्या का मान कम है तो ग्रेविटी का मान अधिक है। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद करें। ठीक है बच्चों, तो ये देखा जाता है, वैसे तो कांस्टेंट चीज़ है ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इस अर्थ के लिए कांस्टेंट है, लेकिन हल्का सा वेरी करता है। कहाँ पर? नॉर्थ पोल से इक्वेटर पर जाने पर हमारे जो भार होता है, भार में चेंजेस आते हैं। किसी व्यक्ति का भार नॉर्थ पोल पे अधिक होगा कंपेरेटिव टू जो अगर वो इक्वेटर पे होगा। तो समझ रहे हैं बच्चों बात, इस बात को? ये फिजिक्स वाली बात है, ये हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आपको दी है। इससे कोई अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास हम जानते हैं किलोग्राम है, केजी, स्मॉल केजी। अगर 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम है, हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर बात करें 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम है, तो 1000, तो 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होंगे? 3 जीरोज ये हैं और 3 जीरोज ये हैं, 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम होंगे। किसमें? 1 ग्राम में 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम्स। और इसी तरीके से अगर बात करें हम 1 kg में कितने माइक्रोग्राम होंगे, तो 6 + 3 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम। तो ये हुआ ऐसा यूनिट ऑफ मास। इसके बाद बात करें हम आयतन यानी वॉल्यूम की। वॉल्यूम, आयतन क्या है?
आयतन क्या है? किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी, जैसे हमने सपोज किया कोई भी जल है, जल ने जितना स्थान घेरा है किसी बर्तन में, वो उसका आयतन कहला देगा। कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। और आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में नापा जाता है। एल इंटू एल कर सकते हैं इसको, एल इंटू बी इंटू एच कर सकते हैं इसको, जो कि मीटर इंटू मीटर है और मीटर क्यूब में है। तो इसका जो मापन है, इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर है इसका। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है, और 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, और 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसके बाद बात करें हम, अगर आप जब स्कूल में जाएंगे, आपकी जब प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, तो आप बहुत सारे एपरेटस देखेंगे अपने प्रयोगशाला में, अपनी लैब्स में, जैसे कि पीपेट देखेंगे, अंशांकित सिलेंडर देखेंगे, आयतन मापी फ्लास्क देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहिए, और एक है ब्यूरेट। ब्यूरेट और पीपेट, इनका जो काम है ये टाइट्रेशन में होता है। ब्यूरेट करीबन 50 ml की जो होती है आयतन मापी आयतन, इसमें 50 ml तक का इसमें सोल्यूशन भरा जा सकता है। और ब्यूरेट पीपेट जो है, पीपेट भी अलग अलग 25 ml के, 10 ml के, अलग अलग वॉल्यूम के आपको पीपेट मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे। तो ये सारे, जैसे कि आयतन मापी फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, कभी ये 1 लीटर का है, स्मॉल से स्मॉल 10 ml का भी फ्लास्क मिल जाता है आयतन मापी, और बड़े से बड़ा 1 लीटर तक का भी मिल जाते हैं। तो 250 ml के भी फ्लास्क मिलते हैं। इस तरीके से ये जो फ्लास्क हैं, ये सिलेंडर, अंशांकित सिलेंडर, जिसमें कि 10 to 100 ml तक की मेजरमेंट किया जाता है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल में काम आते हैं। आप जब प्रयोगशाला में काम करेंगे तो इनसे बिल्कुल मिलेंगे और इनको अच्छे से पहचानेंगे, और ये वॉल्यूम के लिए काम आते हैं। तो किसी भी पदार्थ द्वारा घिरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं, और ये सारे हैं आपके एपरेटस जो कि आपके लैब में काम आने वाले हैं। तो आज हमने सम फिजिकल क्वांटिटीज़ में से हमने 2 को कवर किया है। नेक्स्ट जो 2 बाकी हैं वो हम पार्ट नंबर 4 में क्लियर करेंगे। तो तब तक आपको पार्ट नंबर 3 को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। जब तक आपका पार्ट 3 क्लियर नहीं होगा, पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर लिख कर याद करें। तो आपका 80% का जो 80 to 90% का जो आपको लर्निंग वाला काम है, वो आपको लिखने से, नोट्स बनाने से ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।